हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुछ बैरागी कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एप्लीकेशन पर आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सारे लोग अच्छे से घर पे होंगे, अच्छे से तैयारी करे होंगे, इसके पहले के लेक्चर्स आपने अच्छे से सुने होंगे। चलिए, आज के सेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊं। जिस प्रकार से आप सभी को पता चल ही चुका है कि कौटिल्य एकेडमी ने एक नया बैच लॉन्च किया है जो शानदार सी फैकल्टी के मार्गदर्शन में किया जा रहा होगा। 150 दिन में करे तैयारी, जिसका एक मेन मोटिव है। आप सभी ने रोड मैप देखा भी होगा, अगर नहीं देखा कि भैया 150 दिन में कैसे तैयारी हो पाएगी, तो एक बार जाके आप या तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें हमको, ताकि हम आपको रोड मैप सेंड कर दें। अदरवाइज उसमें पूरा लिखा हुआ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले चीजें करने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ अवधारणाओं को समझाऊंगा। हालांकि आज हम बहुत ज्यादा कोर टॉपिक नहीं समझने वाले हैं। आज मेरी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस व्यक्ति का इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, आज इस क्लास के एट द एंड ऑफ द क्लास मैं उसके मन में इकोनॉमिक्स के प्रति एक रुचि, गहरी रुचि, एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊं। यही मेरी सफलता होगी आज की। अगर आप लोग भी समझ लगे यार इकोनॉमिक्स कितना मजेदार सब्जेक्ट है, तो आने वाले जो टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर से भी, ये बैंक सब आप समझ जाओगे। केवल इंटरेस्ट आपको गेन करने की जरूरत होगी, ठीक है ना। चलिए, आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि एमपीएससी प्रीलिम्स को लेकर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कम आ रहे होंगे आपको देखने मिलने, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाता है तो इसका इनपुट आपको करंट अफेयर्स के डिस्कशन में, इसका इनपुट आपको मेंस के डिस्कशन में, मेंस के पेपर में आपको बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। तैयारी हमको अभी करनी पड़ेगी। हमको ये नहीं क्लियरिफाई करना है कि भैया 1 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन आया, 15 क्वेश्चन आए। हमको पढ़ना पूरे सिलेबस से, जो टॉपिक हमको दिए गए सिलेबस में जो हमको बोला गया है, हमको अच्छे से उसके विषय में समझ बनानी पड़ेगी। आप सभी को पता होगा कि प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना हाई जाने लगा है। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है तो लगभग लोग 80-85 भी अचीव कर ले रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? उन्होंने किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। अगर वो ये सोच के बैठ जाएंगे यार मिडाइवल हिस्ट्री से कम टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं, अपन उसको पढ़े ही ना, इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे आपकी तैयारी शार्पन नहीं हो पाएगी। केवल बड़े बड़े टॉपिक को कवर करने के बाद आप 40, 50, 60 क्वेश्चन तो ला सकते हो, लेकिन जो सिलेक्शन के लिए मार्क्स लाने रहेंगे वो आप इन सारे टॉपिक जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता उनको समझने के बाद ही हो पाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जय हिंद के साथ में। जिस प्रकार से आपको देखने मिल रहा है कि हम पढ़ने वाले हैं आज अर्थव्यवस्था। अच्छा, पॉइंट समझो कि अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर ये अपन पॉइंट पकड़ ले इसको। हाँ, ये पेन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर देखने मिल रहा है। बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी बता के दिखाओ अर्थ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय अर्थ? आप सभी को पता होगा अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, मनी, जिसके लिए पूरा संसार भागे जा रहा है, जिसके लिए सारे लोग काम करे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति खेती करता है तो खाने के लिए और साथ में पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो अर्थ का मतलब है जीवन का वो बल जिसके कारण उसका जीवन ड्राइव हो रहा है। और दूसरा शब्द है व्यवस्था, सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम? किसी भी चीज को करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जहां पर कैसे चीज हो रही है इस तारीख की नियमावली डिसाइड हो। जैसे हम सरकार को एक सिस्टम कहते हैं। हमारा देश की सरकार भी एक सिस्टम, ऐसा बोलते हैं ना यार हम सिस्टम से तो नहीं लड़ सकते, हमें सिस्टम में चेंजेस लाना पड़ेंगे। सिस्टम यानी व्यवस्था का मतलब है जहां पर एक नियत क्रिया प्रणाली चलती जा रही है। लेकिन हम बात करने वाले हैं एक ऐसी व्यवस्था की जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जहां पर और कुछ चीज नहीं चल रही है, जहां पर अर्थ कैसे जन्म लेगा, अर्थ का उपभोग कैसे किया जाएगा, अर्थ का उत्पादन कैसे होता है, अर्थ का जीवन में उपयोग या विनिमय वितरण कैसे हो पाएगा, उनकी प्रणाली को समझने के लिए हमको इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? What is mean by अर्थव्यवस्था? जहां पर पैसे का जन्म कैसे हो, भोग कैसे हो, ट्रांसफर कैसे हो, स्थानांतरण कैसे हो, उन सारी प्रणाली को हम समझेंगे। दैट इज अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के इस सेशन में मैं कुछ बैरागी आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी किसी चीज के बारे में अपन समझना स्टार्ट करते हैं तो हम सारे लोग के मन में एक बचपना वाली आशा होती है कि सर प्लीज ना थोड़ा डेफिनेशन बता दो ना, परिभाषा। अगर आगे किसी ने पूछ ली तो क्या बताएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। हालांकि परिभाषा केवल एक सामान्य समझ विकसित करने की होती है। मैं तो आपको अभी ब्रॉड समझ विकसित करने वाला हूं आपको अर्थव्यवस्था का। जब आपको 8 लेक्चर सुनने मिलेगा, 8 लेक्चर, 7th और 8 लेक्चर, तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा अर्थव्यवस्था में ये होता है। अपन बोलते ना कि माइक्रोस्कोप से पूरा खोल लेते हैं अपने में कितने जीवाणु, कितने विषाणु हैं। अपन अर्थव्यवस्था के बारे में उतना शानदार मूल्यांकन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके मन में आशा है कि मैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताऊं तो समझना। देखो, अर्थव्यवस्था 4 पिलर से मिलकर बने, अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ हैं।
अगर इन 4 स्तंभों का अध्ययन आपको करना है तो इन 4 स्तंभों के अध्ययन की प्रणाली को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप सोचोगे सर अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ हैं, कौन से स्तंभ है बता भी दो। पॉइंट समझना, किसी भी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो देश हो, राज्य हो, एक जगह का हो, क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्पादन की प्रणालियों, उत्पादन स्तर, दूसरा उपभोग की प्रणालियों, कंजप्शन स्तर, तीसरा विनिमय और वितरण की प्रणालियों, इन 4 स्तरों के अध्ययन के लिए जहां पर हमको जोर देना पड़ेगा वो हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अच्छा आप सोच के देखो, मुझे आपको इस टाइम पे पढ़ाना है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे इस पढ़ाने के लिए इस डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता पड़ रही है। क्या किसी व्यक्ति ने पहले सोचा होगा कि यार कोई कुश बैरागी नाम के सर आएंगे और वो जितने आप सारे लोग जुड़े उनको पढ़ाएंगे तो उनको कभी ना कभी बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो एक व्यक्ति ने उत्पादन किया ये सोचकर कि भैया कभी ना कभी किसी को डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एक व्यक्ति ने इस अर्थव्यवस्था में सबसे पहले उत्पादन की प्रणालियों को स्थापित किया। तो उत्पादन की प्रणालियां अर्थव्यवस्था का ही एक टाइप माना जा रहा होगा, एक प्रकार, एक घटक माना जा रहा होगा। जब उसने इस बोर्ड का उत्पादन किया तो मैंने इसको खरीद लिया क्योंकि मुझे पढ़ाना था आपको। मैंने इस बोर्ड का जिसका उत्पादन किसी ए नाम के व्यक्ति ने किया है, मैंने उसका उपभोग कर लिया, उसको कंजप्शन कर लिया ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरी कर सकूं, मैं आपको पढ़ा सकूं। सोच के देखो, इस बोर्ड को बनाने वाली जो कंपनी है, क्या मैं उसके घर पे, उसके आदमी के घर पे जाके बोर्ड लेके आया हूं? नहीं। इस बोर्ड को मुझ तक पहुंचाने के लिए कुछ संस्थाओं ने, कुछ व्यापारियों ने काम किया, जिसे हम वितरण संस्थाएं बोल रहे होंगे। मतलब अभी अर्थव्यवस्था में कितनी चीज आ गई है? उत्पादन करने वाला, उपभोग करने वाला और तीसरा वितरण करने वाला। वितरण संस्थाओं को भी हम अर्थव्यवस्था में अध्ययन के विषय में जानेंगे। अच्छा सोच के देखो, जब ये बोर्ड बनाने वाला मुझे बोर्ड बेचता है तो क्या ये फ्री में दे देता है? उसने कुछ मुझसे पैसा वैसा नहीं लिया होगा? बिल्कुल लिया होगा। जब भी हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो बदले में पैसा देंगे, हम इस वस्तु के बदले में कुछ विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। वो मुझे बोर्ड देगा, मैं पैसा दूंगा। तो उत्पादन, उपभोग, वितरण और लास्ट में हुआ विनिमय, इन चारों प्रणाली को जहां पर हम समझेंगे वो होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ पा रहे हैं? तो हमें आज अर्थव्यवस्था की ऑब्जर्वेशन करना है, हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है कि अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फिर हम टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार, हम समझेंगे। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कौशो मूलो दंड। आपने अगर रेड मूवी, अजय देवगन की मूवी देखी हो, बाजीराव सिंघम नहीं ये, और विमल केसी वाला एड भी नहीं देखना है, जो काम की चीज है वो देखना है, रेड मूवी देखना काम की आएगी। उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग इस कोटेशन से किया है कि भैया कोशो मूलो दंड एक प्रभावी सूत्र होता है हमारे देश के अंतर्गत या किसी भी राजा के लिए। अब क्या मतलब होता है कोशो मूलो दंड का? कौश का मतलब होता है किसी राजा का खजाना, ट्रेजरी, जितना उसके पास पैसा होता है, और दंड का मतलब होता है उसके सैन्य व्यवस्था, उसकी ताकत, उसकी सैनिक क्षमता, सारी चीजें। आचार्य चाणक्य ये बोलते हैं कि भैया कौशो मूलो दंड के अनुसार एक राजा जी की फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजा जी का खजाना। यानी अगर आप दो राजा की कंपैरिजन करो, एक राजा के पास में फौज ज्यादा है और एक राजा के पास में पैसा ज्यादा है, तो कौन अपने राज्य को ज्यादा स्थिरता दे पाएगा? आचार्य चाणक्य इस सिद्धांत के अनुसार आंसर दे रहे हैं जिसके पास पैसा होगा वो राज करेगा। क्योंकि हो सकता है इस राजा के पास अभी सेना है, लेकिन ये सेना भी बाद में वेतन मांगना जब स्टार्ट करेगी तो ये उनको पैसा नहीं दे पाएगा और इनके सैनिक इनकी सेना से बोलते हैं ना, बोलते हैं रेजिग्नेशन दे देंगे अपन और दूसरे की सेना में जाके मिल जाएंगे। लेकिन जिसके पास पैसा है वो अत्यधिक सैनिकों की भर्ती कर पाएगा और कई सारे अपने साम्राज्य का विस्तार करते जाएगा। यानी यदि किसी राजा को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसे अपनी सैन्य क्षमता से पहले अपने पैसे के ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे राजा हो, चाहे धर्मतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की सरकार हो, किस पे फोकस उसको करना पड़ेगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत कोशो मूलो दंड बता रहा है कि भारत की सरकार को देश के अंदर आर्थिक उत्पादन, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। ट्रिपल तलाक पे काम करना अच्छी बात होती है, नो डाउट अच्छी होती है। जम्मू कश्मीर के लिए 370 ये धारा हटाना बहुत अच्छी बात होती है। अन्य सारी चीज भी जो सरकार कर रही है वो करना बहुत अच्छी बात है, सामाजिक प्रगति उससे हो रही है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या हमारी सरकार देश के बेरोजगारों के लिए, देश की गरीबी के लिए, देश के उत्पादन स्तर के लिए, देश के उद्योगों के लिए कुछ कर पा रही है। यदि वो बाकी सारे काम अच्छे करे लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगतिशील कार्य ना करे तो मैं फिर कह रहा हूं कोशो मूलो दंड में कोश इंपॉर्टेंट है देश को स्थिर बनाने के लिए। बाकी सारे काम भले थोड़ी देर बाद हो लेकिन हमारे पास पैसा आना चाहिए। देश के लोग जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे, उतना रोजगार
रोजगार उनके पास होगा, जितना रोजगार होगा सरकार को उतना टैक्स दे पाएंगे, जितना टैक्स दे पाएंगे सरकार उतना अच्छा काम करेगी और देश के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति चलती रहेगी। तो फोकस करना है हमें पैसे या अर्थ के ऊपर, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था का व्यक्ति हूं तो बात अर्थ की करूंगा मैं, समझ पा रहे हैं। तो कौशो मूलो दंड को मैं अगर आपको और क्लेरिफाई करूं, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, नाम सुना ही होगा आपने अकबर का, आपने ग्लोरीफाई कर दिया मुगलों को, अकबर महान बोल बोल के। तो अकबर की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है अकबर जब यहां पर, अकबर तो नहीं आए थे, उनके पिताजी बाबर आए थे, लेकिन अकबर को जब शासन मिला तो हालांकि वो देश के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, उनके शासन में आ रहे हैं। अकबर को लगा कि यार ये नीति सही नहीं है, हम कब तक किससे लड़ लड़ के उसको अपने अधीन बनाते रहेंगे, उसको मार देंगे, चीजें कर देंगे। अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को बोला कि भाई तुम कुछ ऐसी पद्धति, ऐसी चीज डिजाइन करो, मुझे ऐसी सलाह दो जिसके कारण मेरा ये शासन, मेरा नाम, मेरी सत्ता कई सालों तक की काबिज हो जाए, कई सालों तक लोग मुझे याद रखें, चीजें करें। मैं ऐसा क्या करूं? अकबर के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने उनको बोला कि सर, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका पैसा होता है। यदि राजा के पास पैसा है तो वो जनता के लिए विकास कर सकता है, वो उनके लिए झीलों का निर्माण करेगा, घर का निर्माण करेगा, रोड का निर्माण करेगा, उनकी व्यवस्था, जो गरीब होगा उसको वो फ्री में खाना बांटेगा। यदि राजा के पास पैसा है तो वो जनता का विकास करेगा और जनता उसको याद रखना स्टार्ट कर देगी। अब अकबर पूछता है यार मेरे पास में पैसा कैसे आए, मतलब कहां से मैं इतना पैसा लाऊं ताकि मैं जनता का विकास कर पाऊं। तब टोडरमल ने, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, टोडरमल जो वित्त मंत्री थे उन्होंने एक व्यवस्था का जन्म दिया, उस एक प्रणाली का जन्म दिया जिसको अपन बोलते हैं जब्ती एंड दहशाला सिस्टम। जब्ती और दहशाला की प्रणाली प्रारंभ की। आपके मन में प्रश्न उठेगा सर ये क्या है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। दहशाला प्रणाली एक राजा के द्वारा कर को कलेक्ट, राजस्व को कलेक्ट करने की प्रणाली थी। उसके पहले वो उतनी मात्रा में राजस्व नहीं लेते थे। अकबर ने बोला कि जिन जिन से हमने लड़ाई करी है उनको मारेंगे नहीं, वो अपना अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन हर महीने अकबर को, क्योंकि वो उनके अधीन काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनको टैक्स के, राजस्व के मामले में कुछ ना कुछ पैसा भेजते रहे। इससे क्या होगा, अकबर के पास पैसा भी आएगा, वो लोग उनकी अधीनता भी स्वीकार करेंगे, और जब अकबर के पास पैसा आएगा तो उतने सैनिक बढ़ते जाएंगे, जितने सैनिक होंगे उतने ज्यादा लड़ाइयां होंगी, जितनी ज्यादा लड़ाई होंगी उतना ज्यादा साम्राज्यवाद होगा और मुगल का शासन उतना फैलता जाएगा। जब्ती का मतलब क्या है? जब्ती मतलब वह भाग कर का, जो राजस्व का जो ग्रहण किया जा रहा है मुगलों के द्वारा। तो जब्ती और दहशाला सिस्टम स्टार्ट की जा रही है टोडरमल के द्वारा अकबर के शासन काल में। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इतना शानदार, जिसको आप नॉर्मली जानते हो कि लड़ाई करी, इसको मारा, उसको मारा, वह व्यक्ति भी अंततः जिसकी शरण लेता है वो होता है अर्थ। यानी उसको भी अपने शासन को स्थायी रखने के लिए लड़ाई की नहीं, पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अभी आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंतर्गत। वो ऐसा व्यक्ति जिसको अपन मूर्ख या पागल बोलते हैं। उसने कहते हैं कि जो मोदी जी ने किया ना, अभी नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, उसका पहला प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आपने भी सारी मुद्राओं को बंद कर दिया, नई मुद्रा चला दी। नोटबंदी तब भी फेल हुई थी, आज भी लगभग फेल मानी जा रही है, उतना उसका अपने को उपाय देखने नहीं मिला। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी सत्ता पर आया तब देखा गया कि भैया उसका साम्राज्य बहुत शानदार था, लेकिन जब साम्राज्य शानदार था उसने गलत आर्थिक नीतियों को अपनाया तो उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर दोनों ही अच्छे शासन काल में आए, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना शासन आगे बढ़ा लिया और एक व्यक्ति मिटते चला गया। केवल डिफरेंस था अर्थव्यवस्था का। यानी आर्थिक नीतियों की सूझबूझ आपके अंदर होगी, देश की सरकारों में होगी, देश के राजाओं में होगी, तो शासन स्थिर हो जाएगा, नहीं तो शासन ठप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को अपन? एक बार मैं कॉमेंट देख लेता हूं कौन कौन आ गए। सतीश शुक्ला जी आ गए हैं, प्रणाम सर बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप सारे लोग बहुत खुश रहे, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। तो चलिए, और जो भी मुझे मिलते जा रहे हैं लाइव काउंट पर, एप्लीकेशन पर, वो भी कर दें ताकि अपन शानदार तरीके से बैच को स्टार्ट करके उसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, सोच के बताओ, बाकी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, बैंक, मौद्रिक नीति है, सब मेरी गारंटी है। आप इस क्लास को 150 दिनों की क्लास के बाद में जितनी देर में आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि मेरी क्लास लगभग 30 या 45 दिन तक चलती, 30 या 40 दिन तक चलेगी इकोनॉमिक्स की, लेकिन 40 दिन के बाद में इकोनॉमिक्स आपको याद हो रही होगी, ये मेरी गारंटी होगी। आप आज पहले दिन में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो कि हाँ मजा आ गया, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है हमको, इकोनॉमिक्स को समझना है, चाहे एग्जाम में आती है नहीं आती है, एग्जाम में आएगी तभी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट अगर आ गया तो मैं सारी चीज आपको समझा दूंगा, मेरी गारंटी होगी। समझ पा रहे हैं? चलिए अपन बात करते हैं अपन कि आपने अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन क्या आप एक व्यक्ति को जानते हो? जानते ही होगे भैया, जिन्होंने हमारे पर 200 सालों तक राज किया। मैं नाम ले रहा हूं अंग्रेजों का, ब्रिटिश मानसिकता का।
ब्रिटिशर्स लोग भारत के अंदर आके भारत को गुलाम बना लेते हैं और भारत उनकी गुलामी करते जाता है। उसका प्रमुख कारण क्या आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। उनका प्रमुख कारण है कि उनका दिमाग, उनकी नीतियां साम्राज्यवाद के साथ साथ आर्थिक शोषण को मजबूत करने की थी। किसी व्यक्ति को क्या पड़ी होगी, मतलब कोई वहां पर रह रहा है, समुद्र पार रह रहा है, समुद्र पार में रहकर भारत में आके शासन करे जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब मजबूरी है क्या? नहीं। यूरोप में आपको, अच्छा ये तो चीजें आ गई हैं, चलो मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूं ताकि मुझे समझाने का मौका मिले आपको। चलिए, अगर कोई व्यक्ति यहां पर ब्रिटेन में रह रहा है और क्या उसको जरूरत पड़ रही है कि वो यहां पर इतनी दूर भारत में आए और यहां पर राज करे, चीजें करे? मतलब साम्राज्यवाद लड़ना इतना जरूरी है क्या कि कोई व्यक्ति यहां पर आके हमें गुलाम बना लेगा? गुलाम बनाने में मजा आ रहा है क्या उनको, हमें रोता हुआ देख के? नहीं भाई, जो ब्रिटेन भारत में आए वो साम्राज्यवाद लड़ने के लिए नहीं आए, लड़ना उनको पड़ा क्योंकि उनके हित इस आर्थिक व्यवस्था से प्रेरित थे। उनको पैसा चाहिए था। समझना, आप सभी ने, जैसे लव सर ने आपको बताया होगा कि मध्यकाल के बाद में जन्म लेता है आधुनिक काल, जहां पर रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रौद्योगिकी का जन्म होता है, और जहां पर साइंस आएगा वहां पर खोज की बात की जाएगी। ब्रिटेन के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना की जाने लगी। 1750 के बाद में औद्योगिक क्रांति जन्म लेती है ब्रिटेन में। लेकिन बात यह थी कि ब्रिटेन में उद्योगों की प्रगति को स्थापित करने के लिए उनको आवश्यकता थी कच्चे माल की, जो यहां पर मौजूद था, भारत के साथ साथ अफ्रीका में मौजूद था। मतलब उद्योग की स्थापना तो आपने वहां पर कर ली, लेकिन उद्योगों को संचालित करने के लिए जो कच्चा माल है, अगर इनको कपड़ा बनाना है तो कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती है, और नील यहां पर बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता होती है, कपास का उत्पादन यहां पर हो रहा होगा। इन्होंने सोचा कि जब, यदि मतलब भारत से अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, यदि हमारा नियंत्रण ही हो गया भारत के ऊपर, तो क्या हमारी औद्योगिक क्रांति और ज्यादा नहीं हो जाएगी? इसलिए पहले ये लोग व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार करने के बाद में इनकी मंशाएं बिगड़ गई और इन्होंने राजनीतिक हथियार भी, राजनीतिक अधिग्रहण भी इन्होंने भारत के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया और भारत को गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश में औद्योगिक क्रांति या उत्पादन को बढ़ाना था। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये लोग कच्चा माल, कपास वपास ले आके यहां पर उत्पादन कर रहे हैं, और बने हुए कपड़े को, जो कपड़ा यहां पर बन रहा है, कहां पर सेल आउट कर रहे हैं, कहां पर बेच रहे हैं? वापस भारत में आके। अब मान के चलो, किसी का एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे सुमित कुमार जी सुन रहे हैं, सुमित कुमार, आपके पास में ऑप्शन है कि आप भारत में रह रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है कि भारत में एक व्यक्ति चरखा चला के, जो होता है ना, घर पे बुन बुन के ऊनों से, चीजों से कोई बना रहा है कम से कम 15-20 दिन में कपड़ा, जिसकी कीमत होगी लगभग मान के चलो 2000 रुपए। दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हाथ से बना है तो कहीं से कुछ हो गया, कहीं से कुछ हो गया, बहुत ज्यादा वो नहीं आ पाया। और आपके पास में ब्रिटेन वालों ने ऑप्शन दिया, यहां पर जो कपड़ा वो लेके आए, और वो था मात्र 250 रुपए में शानदार एक टी शर्ट, जिसको पहन के आप लगने वाले बिल्कुल शाहरुख खान, बिल्कुल हीरो टाइप से, रणवीर सिंह जैसे। अब आपके पास में ऑप्शन आएगा 2500 का कपड़ा खरीदो या 250 रुपए खरीदो, तो ऑब्वियसली देश का लोग, अच्छा सुमित कुमार आप क्या करोगे? आप भी, मैं जानता हूं कि नॉर्मल व्यक्ति कॉस्ट फ्री चीजों को देखेगा कि क्वालिटी भी अच्छी है, भाई कम भी पैसा है, तो सारे के सारे भारतीय लोग किसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे? उन चीजों खरीदना स्टार्ट कर देंगे जो ब्रिटेन में बन रही है। मतलब भारत के अंदर ब्रिटेन की वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो रोजगार के स्तर, उत्पादन के स्तर कहां बढ़ेंगे? भारत में या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में बढ़ेंगे। और भारत के जो उत्पादन करता थे, छोटे छोटे उत्पादक थे, क्या उनको प्रोत्साहन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और ये काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको कमाई नहीं हो पा रही, कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहा है। ऐसे होते होते ब्रिटिश ने सबसे पहले भारत के उद्योगों को ठप कर दिया, जो पहले ही सीमित मात्रा में थे। जब भारत के उद्योग ठप हो गए, भारत की कृषि व्यवस्था ठप हो गई, तो भारत के लोग हो गए क्या? बेरोजगार। बेरोजगारी को आप इस टाइम पे लॉकडाउन के बाद में और ज्यादा समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि पैसे की कितनी किल्लत उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया को, काम करने के लिए, चीजें करने के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचा लोगों के पास में। जब देश के लोग उस टाइम पर बेरोजगार हो गए, तो ये मांगने लगे कि हमें काम दो। और पूरे देश के ऊपर शासन किसका था? ब्रिटेन का, अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों के पास जाके बोलते कि भैया हमें काम दो, रोजगार दो, तो अंग्रेज बोलते हैं हम तुम्हें काम देंगे, 10,000 रुपए महीना देंगे।
5,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारा काम करना पड़ेगा। अब बेरोजगार आदमी है, भूखा है, कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा। जब भूख लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता। जब देशभक्ति, देश गीत सब भूल जाते हैं जब पेट में भूख लगती है। सर किसी ने बोला है कि भैया ये देशभक्ति, देश भावना, सारी चीजें, मर्यादा केवल उसी व्यक्ति के लिए होती है जिसका पेट भरा हुआ, जिसका पेट खाली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही हुआ, बेरोजगार थे, ना खेती कर पा रहा है, ना किसानी कर पा रहे हैं, सब कुछ डूब रहा है। तो ब्रिटिश ने बोला हम काम नहीं, अब काम क्या करना है? बोले हमारी ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। भारत के अंदर ही ब्रिटिश सेना बनाई जा रही है, भारत के अंदर ब्रिटिश सेना बनाई जाएगी, लेकिन काम कौन करेंगे? भारतीय लोग करेंगे। और जब 1857 का विद्रोह होगा, तो विद्रोह में जब भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तो विरोध को दबाने के लिए इनके ऊपर जो गोली चला रहे होंगे वो यही लोग होंगे जो पहले बेरोजगार थे, किसान थे, इन्होंने बाद में वर्दी पहन ली। ऐसा बोला जाता है कि 1857 के विद्रोह में सिपाही नहीं थे, वर्दीधारी किसान थे। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो अंग्रेज कितनी कूटनीति खेल रहे हैं, इकोनॉमी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भारत को कमजोर करते जा रहे हैं और अपने देश का डेवलपमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए ये लोग विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। पूंजीवादी मानसिकता है, चीजें मानसिकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं तारीफें नहीं कर रहा हूं, ना ही तारीफ करने की आवश्यकता है हमको, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि भारत कमजोर हो गया क्यों? क्योंकि भारत के पास में ऐसे राजा नहीं थे जो अपनी आर्थिक नीतियों को पूरे पैन इंडिया लागू कर पाते, लेकिन इन्होंने किया, इसलिए राज कर लिया। अब हमें आवश्यकता है कि अब हमारी आर्थिक नीतियां, आज हम, जैसे कि आपको पता होगा, श्रीलंका पूरा डेप्ट में चला जा रहा है। चाइना ने पहले श्रीलंका को, जैसे होता है ना, जैसे कि आपने, मेरे एक दोस्त था, कहानी सुनाऊंगा। मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम है, क्या नाम लूं मैं, अच्छा नाम अच्छा याद आ गया हमको। मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम है भोलू। अब नाम रिवील नहीं करूंगा, नहीं तो सुन लिया उसने मेरा लाइव लेक्चर तो बाद में बोलेगा भाई यार तुमने तो पूरी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती खराब कर दी मेरी। भोलू नाम के लड़के ने, मान के चलो किसी सोनू नाम के लड़के से पैसा लिया काम करने के लिए। भोलू नाम कहीं घूमने जा रहा था, पचमढ़ी जा रहा था, पैसा नहीं थे, बोले मुझे 5,000 रुपए दे दे। तो भोलू को 5,000 रुपए मिल गया किसे? सोनू से। अब सोच के देखो, सोनू के पास में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सोनू है ना बिल्कुल वो बोलते हैं ना बनिया टाइप का, कि मतलब पैसे का एक हिसाब से ही है। 5,000 दिए तो 5,000 वसूल करूंगा, 1 रुपए भी कम वसूल नहीं करूंगा। अब सोनू ने पैसा दे दिया। अब भोलू को बोलता है 1 महीने बाद, भाई तेरे को मैंने पैसे दिए थे 5,000 रुपए, तो अब तू मेरे को पैसे लौटा दे। तो भोलू कहता है यार भाई यार है ना, थोड़ा सा वो पैसे आ नहीं पा रहे हैं, पापा मम्मी दे नहीं रहे, लॉकडाउन में हालत खराब है, तो मुझे ना अपने सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ काम खरीदना, उसका बर्थडे आ रहा है, तो मुझे और पैसे दे दे यार। सोनू ने बोला चल और पैसे ले ले। पैसे लौटाने थे लेकिन नहीं लौटाए, और 5,000 रुपए दे दिए। अब इसके ऊपर कर्जा कितना आ गया भोलू के ऊपर? 10,000 का। ऐसे करते करते भोलू ने इतना पैसा ले लिया, मान के चलो 50,000 का कर्जा केवल सोनू से ले लिया। अब आपको लग रहा होगा सोनू कितना पागल है। सोनू पागल नहीं है, सोनू ने एक व्यक्ति को पैसा देके गुलाम बना लिया। केवल 50,000 देकर ये भोलू अब दिन रात वही करता है जो सोनू कहते जाता है। ये कहानी सोनू और भोलू की नहीं है, ये कहानी चाइना और श्रीलंका की है। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन दिया। जब वो डेप्ट ट्रैप में आ गया, ऋण के जंजाल में फंस गया, अब श्रीलंका जो वो बोलेगा उसको करना, जो बोला ना, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। अब श्रीलंका वो बोलेगा कि भैया हमको भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए तुम्हारा पोर्ट चाहिए, श्रीलंका बोलेगा ले लो, तुम्हारे भैया जो जीजाजी बोलेंगे वो करेंगे। तो ऐसा तो हमारी विदेश नीति खराब हो जाएगी, हम एक सोवरेन राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र नहीं बचेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री पॉलिटी सब जगह लिंक हो रही है, वो है भारत की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को अगर हमने समझ लिया तो हम सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे? तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी से बता दीजिए। हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करके समझेंगे कि भैया अर्थव्यवस्था, सर आपने बता दिया, लेकिन ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो उसमें कितनी अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने मिलेंगी? तो मैंने आपको बताया किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण के स्तर को अध्ययन करने का नाम ही अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन आप सोच के देखो, पूरे विश्व में अगर अपन या माने यूएनओ की, तो 193 देश मान रहा है वो। क्या सारी के सारे देशों में, 193 देशों में केवल एक ही अर्थव्यवस्था होगी? अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? केवल एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था चाइना में भी होगी क्या? क्या उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था यूएसए में भी होगी क्या? क्या उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में होगी क्या? या अलग अलग देशों में अलग अलग भिन्नताएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग अर्थव्यवस्था हो सकती हैं, तो हमें उन्हीं अर्थव्यवस्था के गुणों को एनालाइज करके उनके प्रकारों को समझना है।
अर्थव्यवस्था के जब प्रकारों को एनालाइज किया गया पूरे विश्व में, तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हमको सामने देखने मिली, जिसमें से पहली थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजी मतलब पैसा, कैपिटल, कैपिटल के आधार पर बनने वाली इकोनॉमी। दूसरी अर्थव्यवस्था बताइए हमारे देश में आई, मतलब विश्व के सामने आई, उसका नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें सोसाइटी, समाज प्रमुख आपको देखने मिल रहा है। और बाद में जन्म लेती है खिचड़ी। खिचड़ी बोलते हैं ना अपन कि तुम्हारा सेव भी मिला लेंगे, परवल भी मिला लेंगे, सेव परवल मिला के बनेगी खिचड़ी। पूंजीवाद समाज को मिली खिचड़ी। खिचड़ी का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैं बड़े शानदार तरीके से आपको बताता हूं ताकि आप कभी ना भूल पाओ कि कैसे इन अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ, और अगर प्रश्न आ गया तो कैसे आप उनको अटेंड करोगे, ये अर्थव्यवस्थाएं होती क्या है, भारत में कौन सी है, इन सारे चीज के डाउट अपन क्लियर करेंगे बाय दिस क्लास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ? अभी बाबा कौन है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बताऊंगा मैं आपको। ये बाबा ऐसे हाथ क्यों ला रहे हैं, निर्मल बाबा है क्या, आशीर्वाद लेने के अपन इनसे? नहीं, आप सभी को लव सर ने बताया कि भैया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में हमने पूरे विश्व के इतिहास को बांटा। प्राचीन काल वो जहां पर लॉजिक्स चल रहे हैं, मध्यकाल वो जहां पर अंधकार का युग जिसे कहा जा रहा है, आपने सुना होगा लव सर से। मतलब मध्यकाल के टाइम पर पूरे विश्व के अंदर जिसका शासन हुआ वो था धर्म, और कहा जाता है जहां पर धर्म होगा वहां पर अंधविश्वास भी जन्म ले सकता है, वहां पर आस्था, मतलब धर्म जो बोल रहा है आपको वो मानना पड़ेगा। जैसे सर ने आपको बताया कि सही भैया बाइबल में लिख दिया था कि भू केंद्रीय सिद्धांत, भू मतलब पृथ्वी पूरे बीच में है, सूर्य और पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है आसपास। बाद में कोपरनिकस, टॉलमी, गैलीलियो, इन सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं भैया सूर्य केंद्र में आपस में सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं माना इन लोगों ने। क्या बोला? गैलीलियो तुमको जेल में भेज देंगे। जो बाइबल में लिखा वही सत्य, चाहे उन्हें रिसर्च करके लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बाद में रिसर्च कुछ भी कह रही हो, लेकिन वही सत्य है जो धर्म कह रहा है। समझ पा रहे हैं आपको? धर्म अड़ जाता है, धर्म मानता नहीं, धर्म में परिवर्तन नहीं हो पाता है, धर्म ने जो बोला वो मानेगा। इसलिए अपन बोल रहे हैं यहां पर तर्क नहीं होंगे, यहां पर लॉजिक्स नहीं होंगे, यहां पर मानना पड़ेगी आपको बात। अच्छा सोच के देखो, धर्म के टाइम पर इस मध्यकाल में पूरे विश्व में एक धर्म का प्रसार हुआ, ज्यादातर यूरोपियन क्षेत्र में, जिसका नाम था ईसाई धर्म। समझ पा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी धर्म। जब पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ तो ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि भैया भगवान ने, जो उनके गॉड होते हैं, वो गॉड इस धरती पर जैसे भगवान विष्णु ने के अवतार के रूप में, परशुराम जी के रूप में, राम जी के रूप में आते हैं, वैसे नहीं आते। उनके गॉड ने एक व्यक्ति को इस धरती पर भेजा और वो यहां पर नॉर्मली आप सभी को गाइड करेगा कैसे कैसे हमको आगे चलना है, और ये उनके धर्मगुरु होंगे जिनका नाम पोप के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य होते हैं ना, शंकराचार्य होते हैं, जैसे मुस्लिमों में उलेमा होते हैं, तो यहाँ पर धर्मगुरु होते हैं पोप। अब ये पोप ही पूरे क्षेत्र पर शासन करेंगे। मान के चलो अपन बात कर रहे हैं इटली की। अगर इटली एक क्षेत्र है जहां पर धर्म तंत्र का शासन है, तो इटली का राजा कौन होगा? राजा को निर्धारित वहां की जनता चुनाव या वोटिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि ये पोप करेगा। पोप को लगेगा कि तुम व्यक्ति सही हो यार, कुछ बैरागी सही आदमी है, तुमको राजा बना दिया जाए। समझ पा रहे हैं? जो सही लगेगा वो बनाएंगे। मतलब ये पोप का शासन हर जगह पर फैला हुआ होगा धर्म तंत्र के अंतर्गत। क्यों बता रहा हूं, 1 मिनट बाद आपको समझ में आएगा। जब ये पोप वहां के राजा का निर्माण कर सकता है, तो क्या ये राजा समाज की रीति रिवाजों का निर्धारण नहीं कर सकता? क्या इनका कंट्रोल समाज के ऊपर नहीं हो सकता? जिस दिन पोप ने कह दिया कि आपको एक शादी करनी है तो आपको एक ही करनी पड़ेगी, आप बहु विवाह नहीं कर सकते। जिस दिन आपको बोल दिया कि आपको शादी नहीं करनी है तो आपको बिना शादी के रहना पड़ेगा। जिस दिन आपको बोल दिया कि आपको 5 शादी करनी है, मतलब समाज के लोगों के ऊपर कंट्रोल इन पोप का होगा, क्योंकि धर्म से अपनी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। जब राजा इनके नियंत्रण में है तो समाज के लोग तो नियंत्रण में आएंगे ही आएंगे। मेन मुद्दा ना तो राजा का है, क्योंकि वो पॉलिटी में पढ़ोगे, वो मेरा क्षेत्र का ही मुद्दा नहीं है, ना तो समाज का मुद्दा है। मेरा मुद्दा आता है जब ये इफेक्ट करेगा मेरी अर्थव्यवस्था को। मेरी अर्थव्यवस्था जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यदि मान के चलो किसी का नाम मैं लेता हूं, जैसे आरती जी आई है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, उन्होंने मैसेज किया है, हेलो आरती। अगर मान के चलो आरती इसी धर्म तंत्र, इसी इटली में रह रही हैं, और आरती के अंदर ऐसा जुनून है कि वो कुछ प्रोडक्शन करना चाहती है, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहती है, और आरती सोचती है यार आजकल सारे के सारे लड़कियां मॉडल बनना चाहती है, इंस्टाग्राम की रील्स बनाना चाहती हैं, और इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए उनको अपने हेयर को स्ट्रेट रखना है,
क्योंकि आपको पता ही होगा कि नॉर्मली बाल ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अपन होता है ना कि उलझ जाते हैं आपस में, कि समझ में नहीं आ रहा कि बाल है कि झाड़ियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बालों को स्ट्रेट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेयर स्ट्रेटनर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, हेयर स्ट्रेटनर की एक मशीन बना दी भैया, प्रोडक्शन किया पैसा लगा के, चीजें करके। जब आरती ने हेयर स्ट्रेटनर की मशीन लगाई और मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट किया कि जिस भी लड़की को मतलब मॉडल बनना है, रील वील दिखाना है, चीजें करना है, तो हेयर स्ट्रेटनर खरीदे और शानदार, मतलब तुम्हें व्यूज आएंगे, हीरोइन बन जाओगी, चीज हो जाएगी। मेन मुद्दा यह है कि आरती ने जब बेचना स्टार्ट किया मार्केट के अंदर, तभी इन निर्बल बाबा ने, जो पोप के रूप में आपको दिख रहा है, इनने हाथ उठाते बोल दिया कि हमारे धर्म के अंदर लड़कियों के बाल को सीधा करना, काटना, उनसे कुछ भी छेड़खानी करना पाप होता है, पाप होता है। पाप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो क्या? तो जैसे ही इन प्रभु जी ने आदेश दिया समाज के ऊपर कि आपको ऐसा नहीं करना है, सोच के देखो, इन्होंने अपने हेयर स्टाइल बना के रखे थे 1000-1500, उत्पादन हो चुका है, मार्केट में बेचने वाली है, लेकिन क्या उनका उत्पादन हो पाएगा? नहीं। उत्पादन तो हो गया, क्या उनका वो हो पाएगा? नहीं। लोग डर गए, हे प्रभु अगर आपने श्राप दे दिया तो हमारा क्या होगा, हम तो क्या मतलब क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो आरती का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा सोच के देखो, आरती को देख देखे के बाद में और कोई व्यक्ति जो लाइव काउंट में मुझसे तुलसी जुड़ी हुई है, क्या तुलसी कोई उत्पादन कर पाएंगी? नहीं। तुलसी सोचेंगे यार मेरी दोस्त आरती ने पहले उत्पादन किया, पोप ने उसको रोक लिया। मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या प्रोत्साहन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उत्पादन करने वालों की स्वतंत्रताओं को छीन लिया, अपने मन से कुछ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके पास में आए, आपको जल चढ़ाएं, पूजा करें, आपसे माफी मांगे, आपसे पूछें, तब जाके काम हो पाएगा। लोग इतना काम नहीं कर पाते। उत्पादन करने वाले को फ्रीडम चाहिए कि अपने मन से कुछ भी कर पाऊं। पॉइंट समझना, जब तक पोप ने राजा के ऊपर शासन किया वो हमारा मुद्दा नहीं था, समाज के ऊपर नियंत्रण किया हमारा मुद्दा नहीं था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था के लोगों पर उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट किया तो हम नहीं सुनेंगे भाई, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन। हम क्या करेंगे, ये अर्थव्यवस्था की आरती तुलसी मिलके राजा को बोलेंगे कि तुम राजा हो कि मजाक हो, तुम राजा होकर भी तुम्हें सारी चीज सुनना पड़ रही है। अरे क्रांतिकारियों के खिलाफ में समाज के लोगों से बोल रहे हैं कि तुमको जब एक ही शादी करनी है तो ये तुम्हें बिना शादी कैसे रख सकता है आदमी? सारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो समाज रस मिलके क्रांति कर देंगे इस पोप के खिलाफ। और यही हुआ जब मध्यकाल में क्रांति आई इस पोप के शासन के खिलाफ, तब जन्म लेता है विश्व में क्या? आधुनिक काल। आपको लफ्ज़ ने बताया होगा कि आधुनिक काल का मतलब क्या है? आधुनिक काल का मतलब वह काल जहां पर साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी आती है। अब राजा की, पोप की बात नहीं चल रही है। पोप बोलेगा कि भैया ऐसा मत करो। कौन से पोप भैया? अब पोप ये बोलेगा ना कि हमारे धर्म में बियर्ड को काटना पाप है, तो सारे लोग ट्रिमर लेके सबसे पहले उनकी बियर्ड काटेंगे। कि बोले कौन सा पाप है, बताओ कहां पर क्या पाप है? नहीं सुनेंगे यहाँ पर लॉजिक्स। क्यों? अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो क्यों काटा, हम क्यों आगे ना बढ़े? अगर इस दिन हमको बाल या नाखून नहीं काटना चाहिए तो क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है। समझ पा रहे इस बात को अपन? आधुनिक काल में ये रिसर्च, ये दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यहां से सोच के देखो, अगर लॉकडाउन के टाइम पर आप सारे लोग बहुत दिन तक घर में बंद थे, ना कैफे जा पा रहे हो, ना घूम पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना पचमढ़ी जा पा रहे हो, घर में बिल्कुल बंद हो, मतलब टॉर्चर सुन रहे हो, ताना मारे पापा मम्मी की, कुछ तो कर ले, पढ़ाई कर ले, केवल दिन पबजी खेलते रहता है। तो अगर लॉकडाउन में घर में बंद हो तो आपको मन कहता है कहीं भाग जाऊं यार यहाँ से, तो कहीं ना कहीं तो चले जाओ। जिस दिन मोदी जी ने, मान के चलो, अगर मोदी जी ने घोषणा करी कि भैया आज रात 12 बजे के बाद में ये लॉकडाउन समाप्त किया जाता है, तो क्या फिर भी घर में उसी प्रकार बंद रहोगे जिस प्रकार से आप लॉकडाउन में बंद थे? बिल्कुल नहीं। आपको यदि खुलने का मौका दिया गया है तो आप 100% खुलने का प्रयास करोगे। यही हुआ जब पोप के टाइम पर ये लोग पोप से बंधे हुए थे, इस पोप की बात मान रहे थे, लेकिन आधुनिक काल में इनको बोला गया कि आप अपने मन से अपनी अर्थव्यवस्था की, अपनी राजा के सिस्टम की, अपने समाज की वापस से वेचना कर सकते हो, उसका कर सकते हो। तो ये लोग जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना करेंगे वो अर्थव्यवस्था बंद नहीं, वो अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होगी। वो पोप से अपनी आज्ञा प्राप्त नहीं करेगी। अब आरती अपने मन से चाहे स्ट्रेटनिंग क्रीम बनाए, चाहे कुछ भी करे, कोई भी कुछ काम करे, पोप उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। यानी अब व्यवस्था जो जन्म लेगी उसका नाम होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ पा रहे हैं लिंक कैसे हो पा रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब जन्म ले रही है, जब उसके ऊपर बहुत नियंत्रण स्थापित किया गया। अब ये अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी बंद नहीं रहेगी, इसको करना ही नहीं है। ये इतनी खुल जाएगी कि इसके खुलेपन की आप विवेचना भी नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो अब हम समझते हैं यार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी, जैसे कि कितना खुश हो रहा है इस आदमी को, मजा आ गया कि अब मैं किसी कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, हंसे जा रहा है, तो जा रहा है, इतना भी आदमी दिखाना चाहिए। मेन पॉइंट समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण है स्वतंत्रता। ना तो धर्म से और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमको उसका नियंत्रण सहन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? एक बार देखता हूं कौन कौन लाइव काउंट पे आ चुके हैं। अभिषेक धाकड़ आ चुके हैं। हेलो अभिषेक, बहुत लेट मैसेज किया लेकिन अच्छी बात है।
और लोग जो भी जुड़ते जा रहे हैं यूट्यूब पर, जल्दी से आ जाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 150 दिन का बैच स्टार्ट किया है। यूट्यूब पर जो आप क्लास देख रहे हो वो 2 दिन तक देखने नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं तो आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। हमने जितना टाइमलाइन का वादा किया है लगभग उतने टाइम में हम आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो जल्दी से एडमिशन लीजिए ताकि तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे, नोट्स मिल पाएंगे, चीजें हो पाएंगे। और यदि आपको ये पढ़ाने का तरीका जो नया तरीका है, केवल अपन वो नहीं किताब पढ़ के, एक नए तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी से और एडमिशन लीजिए इस बैच में। समझ पाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद का मतलब क्या? वाद का मतलब होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। जैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है कि मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूं। एक आदमी बोलता है यार मैं तो गरीब हूं लेकिन मैं तो संतुष्टि में खुश हूं, मेरे पास में एक छोटी सी बाइक है, मैं उसमें खुश हूं। क्योंकि जो लोग संतोषी नहीं होते वो तो हेलीकॉप्टर भी अपने लिए आएंगे। जैसे केजीएफ देखोगे आप, केजीएफ जब मरा, जो रॉकी भाई थे जब मरा तब भी संतुष्टि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि अब मैं दुनिया का सोना तो ले आया हूं, दुनिया की सारी चीज ले आऊं, फिर भी संतुष्टि नहीं थी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, पूंजीवाद में एक ऐसी अवधारणा होती है जो पूंजी, पैसा यानी कैपिटल पर फोकस होती है। पूंजी का मतलब क्या? पैसा यदि किसी के दिमाग में चढ़ गया, जैसे रॉकी भाई के दिमाग में पैसा चढ़ गया, तो उसको केवल लाभ कमाना है। जैसे आपने मूवी के सीन में देखा होगा ना कि वो रॉकी भाई जाते हैं सोने की खदान में, उसको दिखाते हैं कि देखो इतना सारा जो पूरा चैम्बर है सोने से भर दिया है। वो क्या बोलता है? अभी भी कम है, और निकालो, और मेहनत करो। मतलब उनको कमी पड़ रही है, उनको और चाहिए। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तब वो लाभ पर केंद्रित होगी और लाभ के मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ के अधिकतम प्रयास के ऊपर फोकस करेगी। यानी आप समझो, यदि आरती इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है तो आरती जब भी काम करेंगी वो किसके लिए काम करेंगी? समाज के लिए काम करेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। समाज से लेना देना नहीं है, मुझे अपने अकाउंट बैलेंस से लेना है, मैं अमीर हूं या गरीब हूं। जब ये लोग काम करेंगे तो अपने मानवीय योग्यताओं के आधार पर काम करेंगे। अच्छा समझना, हमेशा एक बात आप बार बार सुनते होंगे, समझ में शायद आई होगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था योग्यता पर केंद्रित होती है, योग्यता पर फोकस्ड होती है। अब योग्यता का मतलब क्या है? योग्यता का मतलब है, मान के चलो यदि समाज के अंदर 5 लोग हैं, मान के जो भी हमारे साथ लाइव अकाउंट में जुड़े हैं, अभिषेक जुड़े हैं, आरती जुड़ी है, तुलसी जुड़ी है, सुमित जुड़े हैं, आप सभी की योग्यता पर बल दिया जाएगा इस अर्थव्यवस्था में। अगर सुमित इतने योग्य हैं कि मान के चलो भारत के अंदर 100 लोग रहते हैं और भारत की राष्ट्रीय आय है 1000 रुपए, और सुमित एक व्यक्ति है, उनके पास में इतनी योग्यता है कि वो सारी की सारी संपत्ति अपने अकाउंट में रख सकते हैं, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के अकाउंट के अंदर सारी संपत्ति को भी रखने के लिए मना नहीं करेगी। वो बोलेगी सुमित सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सारे जो 99 लोग भूखे मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अमीर होकर सारी संपत्ति का निष्कर्षण कर जाए, सारी संपत्ति का अर्जन कर जाए। पूंजीवाद बोलेगा, पूंजीवाद योग्यता और लाभ पर केंद्रित है, जिसमें जितनी योग्यता होगी वो उतना लाभ कमाएगा। यानी इन 99 लोगों में योग्यता नहीं थी, अवसर की कमी थी, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाए। कोई अमीर हो गया, बिल्कुल शानदार बात है, हमें गरीबों से मतलब नहीं, हमें लाभ से मतलब है। अच्छा सोच के देखो, यदि मैं हूं कुश बैरागी हूं, मैंने इतना शानदार काम किया, मैंने अपनी योग्यता निकाली और मैं अगले 3-4 महीने के अंदर मैं करोड़पति बन गया। आप लोग को लगेगा यार कुश सर तो ऐसे ही पढ़ाते थे, हमें पढ़ा रहे थे, लाइव पढ़ाते थे, अब तो करोड़पति बन गए। जब कुश सर कर सकते हैं तो अपन नहीं कर सकते क्या? तो आप लोगों ने भी क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करना स्टार्ट किया, उस पैटर्न को पकड़ा जैसे मैंने काम किया था। मतलब मुझे देखकर अब ए, बी, सी प्रोत्साहित होते हैं और ये भी अपना दिमाग लगाना, उत्पादन करना, खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी पॉइंट समझना, इस अर्थव्यवस्था में जब आप योग्यता को चैलेंज करोगे तो ये ए भी सीखेंगे, जब कुछ सर योग्य हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो इस अर्थव्यवस्था में जन्म लेगी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आपके पास प्रश्न आएगा, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर प्रतिस्पर्धा प्रमुख गुण होता है? तो आंसर शुड बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, आपकी योग्यता, अब योग्य सारे लोग होते हैं, सारे लोग को लगता है मैं सबसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, समझ पा रहे हैं? तो ए, बी, सी अपनी योग्यता से काम करेंगे। मजे की बात यह है, जब मुझे देख देख के आप सारे लोग काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप सारे लोग उत्पादन करना स्टार्ट करोगे, तो ये पूरा जो देश है ना, जिस देश के अंदर ये अपनाई गई है, क्योंकि इस देश के अधिकतम लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो समग्र आर्थिक उत्पादन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ये राष्ट्र इतना आगे बढ़ जाएगा, ये राष्ट्र विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। आर्थिक विकास का लेवल ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन नहीं बनाया, आप काम करने को आजादी दे रहे हो, एक को भी दे रहे हो, दूसरे को भी दे रहे हो, तीसरे को भी दे रहे हो, सब अपने लिए आप काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इन लोग का विकास होगा तो देश का विकास भी होगा, क्योंकि देश किससे मिलकर बना है? जनता से मिलकर बना है। अगर देश अमीर होना है
तो जनता को अमीर होना पड़ेगा। तो पॉइंट समझिए, पूंजीवाद में मानव योग्यता प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है और जब ये होगा तो देश विकसित होते जाएगा, आर्थिक लाभ। अच्छा सोच के देखो, यदि 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1947 में भारत को भी एक मौका मिला कि हमको एक अर्थव्यवस्था अपनानी है। तो आप सोचिए देखो, क्या भारत को यह अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए, क्या पूंजीवाद अपनाना चाहिए क्या? 2 मिनट सोचो और मुझे आंसर दो, हाँ या ना में, कि भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1947 में अपनानी चाहिए थी या नहीं? आंसर दीजिए। मैंने आपको बताया कि विकसित हो जा रहे हैं भैया, अमीर होते जा रहे हैं, करोड़पति बनते जा रहे हैं, आपको होना है कि नहीं होना? जल्दी से बताइए, क्या भारत में ये अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए या नहीं? जल्दी से बताइए मुझे। कुछ लोग बोलेंगे सर अपनानी चाहिए ना, हम लोग भी तो अमीर हो जाएंगे, हम लोग के पास भी गाड़ी जाएगी, गाड़ी बंगला पैसा सारी चीज आएगी, हम लोग गरीब तो नहीं बचेंगे। लेकिन पॉइंट समझना, 1947 में जिनके पास में अथॉरिटी थी अपने देश की अर्थव्यवस्था को डिजाइन करने की, उनको लगा नहीं अभी इतनी जल्दीबाजी करना उचित नहीं है, 1 मिनट रुकते हैं, समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इतने शानदार गुण आपको देखने मिल रहे हैं, योग्यता, पूंजी, प्रतिस्पर्धा, मजा आ गया देखो इस लड़के को। लेकिन क्या इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव गुण भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, अपन चर्चा करेंगे उसकी 2 मिनट बाद में। लेकिन मैं आपको और बता दूं, यदि किसी देश के अंदर पूंजीवाद आता है तो साथ साथ कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी लेकर आता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन समझो कि पूंजीवाद एक चीज पर फोकस कर रहा है, वो है स्वतंत्रता। मतलब ये किसी की नहीं सुनेगा। अरे इसका चेहरा ही नट हो गया, वापस आएगा, देखना जादू, देख लिया जादू, देखना समझना। यदि पूंजीवाद में ये बाजार है और बाजार के अंदर के लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको पोप का शासन नहीं चाहिए, और हमने पोप को अपने देश के अंदर से भगा दिया, मतलब हमने बोला कि अब तुम्हारा इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। पोप के बाद पूरे विश्व में जब डेमोक्रेसी आई तो पोप की जगह आई सरकार। सरकार बोलती है कि हम अब नियंत्रण करना स्टार्ट करेंगे इन लोगों को। अगर तुमको कुछ उत्पादन करना है तो हमसे पूछो, तुमको कुछ भी करना है हमसे पूछो। क्या ये स्वतंत्र बाजार की कल्पना करने वाले लोग, ये लड़का क्या सरकार के नियंत्रण को सहन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? चाहे सरकार हो या चाहे पोप या धर्म हो, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, यह किसी के भी हस्तक्षेप को नहीं झेलेगी। मतलब सरकार को भी बोल देगी आप अपना काम करो, लेकिन बाजार के अंदर क्या काम करना है क्या नहीं करना है उसका डिसीजन हमारा होगा। यानी एक पॉइंट समझना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की नीति को अपनाती है। हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या है? बाजार के अंतर्गत, बाजार की नियमावली में सरकार या धर्म का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इसे ही बाद में नाम दिया गया लेज़र-फेयर का सिद्धांत। पॉइंट समझ पा रहे हैं? आपके पास प्रश्न आ सकता है 3 नंबर में मेंस में कि लेज़र-फेयर का सिद्धांत क्या होता है, तो आप लिखोगे एक वह प्रणाली जहां पर सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होता है, और सामान्यतः ये सिद्धांत आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने मिलता है क्योंकि ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। शानदार आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट क्लियर है। प्रतिस्पर्धा जहां पर होगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, योग्यता जहां होगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेज़र-फेयर का सिद्धांत जहां लागू होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक और चीज समझते हैं, आपने कभी लाइसेंस का नाम तो सुना होगा। आप सारे लोग अगर 18 से ऊपर हो चुके हो तो बाइक वाइक तो अच्छा, कुछ लोग बिना लाइसेंस बनाए भी चला लेते हैं, फिर से जादू आएगा। लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस का मतलब होता है अनुमति, अनुमति पत्र। यदि मुझे कार चलाना है तो कार चलाने के लिए मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मुझे पास लाइसेंस होगा तभी मैं गाड़ी चला पाऊंगा, नहीं तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं, लीगल अथॉरिटी गाड़ी चलाने की। सोच के देखो, क्या लाइसेंसिंग नीति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगी? अब लाइसेंसिंग नीति का मतलब क्या है? बाजार के अंदर आरती को किसी चीज का उत्पादन करना है, किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो उत्पादन करने के लिए मान के चलिए आरती के साथ साथ अभिषेक भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर अभिषेक भी किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो अभिषेक को यदि किसी अथॉरिटी से पूछना पड़े, हे प्रभु क्या मैं उत्पादन कर लूं, तो क्या वो स्वतंत्र होंगे? नहीं। अगर आरती और अभिषेक को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद में ही वो उत्पादन कर सकते हैं, तो ये होती है लाइसेंसिंग नीति। लेकिन मैंने आपको बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप स्वतंत्र हो, आप अपने मन से काम कर सकते हो, आपको धर्म से, समाज से, सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपको लाइसेंसिंग नीति करना पड़ेगी फॉलो? नहीं, आपको लाइसेंसिंग नीति का पालन नहीं करना पड़ेगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाइसेंसिंग नीति का पालन नहीं किया जाता। आप अपने मन से जो काम करना चाहते हो करो, किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। लड़का फिर खुश हो गया, समझ पा रहे हैं कि स्वतंत्र होते जा रहा है।
पॉइंट नंबर एक और चीज आती है कि सर आपने इतनी सारी चीज बता दी कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये है, लाइसेंस नीति ये वगैरह वगैरह सारी चीजें, आप हमको ये बताओ कि अभिषेक ने बहुत मेहनत करके एक फोन का उत्पादन किया, एक फोन बना लिया। अभिषेक को ऐसा लगता था कि यार भारत के अंदर भारत के तो फोन ही नहीं है, अगर भारत का फोन होना चाहिए, भारत का फोन होना चाहिए, तो उनने भारत का एक फोन बना दिया कि आईफोन फेमस है कहां पर, अमेरिका का। एक काम करते पर बनाते हैं यू फोन, आई की जगह पर यू कर दिया, समझ पा रहे हैं। अगर अभिषेक ने यू फोन बनाया तो यू फोन की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा? क्या अभिषेक के यूफोन के बनने के बाद में सरकार बोलेगी भैया यूफोन की कीमत 10,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए, या और कोई इसका निर्धारण करेगा? तो यदि मैं आपको आंसर दूं कि भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का दायित्व उसी व्यक्ति के ऊपर होता है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है। यानी यदि अभिषेक ने फोन का उत्पादन किया तो अभिषेक उत्पादन करता इस फोन की जो कीमत निर्धारित करना चाहता है उसे वह कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं बाजार कीमत क्रियाविधि। समझते जाइएगा। 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है या नॉर्मली ऐसे भी आ सकता है कि बाजार कीमत क्रियाविधि क्या होती है। बाजार कीमत क्रियाविधि का मतलब यह है कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का कार्य जब बाजार के ही लोगों पर दिया जाता है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती, उसे हम बाजार कीमत क्रियाविधि कहते हैं। समझ पा रहे हैं? और बाजार कीमत क्रियाविधि कहां पर होगी? समाजवाद में होगी या पूंजीवाद में होगी? नॉर्मली पूंजीवाद में आपको देखने मिल रही होगी, यहां पर सारे लोग यही काम कर रहे हैं। अब आपके मन में यदि यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपने देश के अंतर्गत ये समझ लें यार पूंजीवाद की अवधारणा किसने पूरे विश्व में दी, इतनी शानदार अवधारणा, योग्यता, प्रतिस्पर्धा, किसी व्यक्ति ने सोचा तो होगा ना कि कैसे पूंजीवाद पूरे विश्व में आए, किसने किसको हम इसका जनक माने, कौन फादर ऑफ द कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड देखने मिलेगा, कौन पूंजीवाद का जनक या पापा कहा जा रहा होगा। तो इन सारे मुद्दों की चर्चा अब हम कल क्लास में करेंगे। आज मेरा मेन मोटिव था आपको इंटरेस्ट कर देना, आपका जो ध्यान केंद्रित कर देना अर्थव्यवस्था के स्वरूप में। तो शायद मैं वो कर पाया। आप सारे लोग मुझे मैसेज करके बता दें क्या आप लोग का इंटरेस्ट गेन हो पाया अर्थव्यवस्था को लेकर। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ में आगे पढ़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में सबको वायरल कीजिए कि अगर आप घर बैठकर चाहते हैं कि यार सारी चीज हमको मिल जाए, क्वालिटी भी मिल जाए, क्वांटिटी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो मात्र 10,000 में आपको ये बेच सहायता कर सकता है। ये गारंटी, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, जो रोड मैप आपको सेंड किया गया है। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जल्दी सारे लोग मुझे आइएगा, एक बार मुझे बाय बाय बोल दें। जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और जो लोग मुझे एप्लीकेशन पर सुन रहे हैं वो सब मुझे बाय बाय बोल दें। कुछ लोग इसे बाद में भी सुनेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करना कि आप लाइव पर आ जाओ। नहीं भी आ पाते हो तो मैं बाद में भी आपके मुद्दों को सॉल्व करूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा। समझ पा रहे हैं? तो जितना जल्दी हो सकता है सारे लोग एडमिशन ले लें। ज्यादा दिन तक यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलने वाली है, एप्लीकेशन में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सारे लोग को मैं धन्यवाद देता हूं, सारे लोग मुझे बाय बाय बोल दें। जय हिंद, जय भारत, जय पढ़ें, मस्त रहें।